केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10 साइंस 1 का 5th लेसन हीट का 3rd पार्ट सीखते हैं। तो ये पार्ट ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी से चालू होता है। पिछले जो चैप्टर में हमने एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर देखा है। सो लेट्स स्टार्ट। अबाउट 70% ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। वाटर कितना है अर्थ सरफेस पे? 70%, 71%। ड्यू टू द कांस्टेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और कॉन्स्टेंटली इवेपोरेशन होता है वाटर का, इसके लिए जो वाटर वेपर हमेशा जो एयर होती है एटमॉस्फेयर में उसके साथ मिक्स होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ डेली वेदर। और कितनी वाटर वेपर एयर में कितनी है उसी से हम हिसाब लगाते हैं कि वेदर कैसा है, ड्राई है, ह्यूमिड है, हॉट है, ऐसा। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट। यानी कि जितना ज्यादा वाटर वेपर होगा उतनी ज्यादा एयर मॉइस्ट होगी। सो व्हाट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी? तो द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। जितनी ज्यादा मॉइस्चर होगी उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच वाटर वेपर ऑफ एयर द एयर कैन कंटेन। यानी कि अगर हमें एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर दिया है और स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया है तो उस एयर का कुछ लिमिट होगा, उसमें कितनी ज्यादा यानी कि एयर में कितनी वाटर वेपर मिक्स हो जाएगी, इसकी एक लिमिट होती है। इफ द अमाउंट एक्सीड द लिमिट, मगर इससे ज्यादा उस एयर में हमने वाटर वेपर ऐड कर दी तो द एक्सेस वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जो एक्सेसिव वाटर वेपर होती है उसका कन्वर्जन किसमें होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में, यानी कि बूंदे तैयार होती है वाटर की। When the air contains maximum possible water vapor, और जब मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि 100% कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी होती है एयर की उतनी कंटेन हो गई, एयर में अब 100% वाटर वेपर है, इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड। तो उसे क्या करेंगे? सैचुरेटेड विथ वेपर। उसे कहेंगे सैचुरेटेड विथ वेपर एट दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर की सैचुरेशन, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया घटा दिया तो सैचुरेटेड नहीं कह सकते, उस टेम्परेचर का सैचुरेशन। सो the amount of water vapor needed to saturate the air depend on the temperature of air. So हमें क्या पता चला कि सैचुरेटेड एयर करनी है तो हमें टेम्परेचर मालूम होना चाहिए, टेम्परेचर पे वो डिपेंड है। इफ द टेम्परेचर इज लो यानी कि टेम्परेचर अब कम है, इफ इट विड नीड लेस वेपर टू सैचुरेट, तो पहले से ही हवा ठंडी है तो इसलिए हमें वाटर वेपर कम लगेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ द टेम्परेचर इज एट 40 डिग्री सेल्सियस इट कंटेन 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर विदाउट कंडेंसेशन। तो टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री और 1 केजी हमने एयर ली तो उसमें कितनी वाटर वेपर मिक्स हो सकती है? तो 49 ग्राम। तो ये भी आपको में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे 1 केजी वाटर है, ड्राई एयर है, तो उसमें कितना वाटर वेपर मिक्स हो जाएगा? तो आपका आंसर आना चाहिए 49 ग्राम्स। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सीड द लिमिट द एडिशनल वेपर विल कंडेंस। यानी कि 49 ग्राम से ज्यादा हमने उसमें मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा? जो वाटर वेपर थी वो कंडेंसेशन चालू होगा, यानी कि उसका वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन चालू होगा। हाउएवर इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 20 डिग्री, अब 40 डिग्री था पहले केस में तो उसके बजाय अब 20 डिग्री हो गया, तो इट कंटेन्स ओनली 14.7 ग्राम्स। कितने अब बैठेगी उसमें एयर? 14.7 ग्राम्स 1 केजी ड्राई एयर में विदाउट कंडेंसेशन। इफ द वेपर कंडेंस इन एयर इज लेस देन द मैक्सिमम लिमिट, अगर मैक्सिमम लिमिट से एयर में वाटर वेपर कम है, मैक्सिमम लिमिट के नीचे, तो एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। यानी कि मैक्सिमम लिमिट हो गई तो उसे बोलो सैचुरेटेड, और मैक्सिमम के नीचे हो गई तो उसे बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड एयर। सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट द सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज। यानी कि अनसैचुरेटेड एयर है, यानी कि उसकी 100% कैपेसिटी तो हम नहीं पूरी कर रहे, मगर उसका अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो टेम्परेचर इज रीच एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड विथ वेपर। तो हम घटाते जाएंगे और ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जब ए अनसैचुरेटेड एयर सर्टेन टेम्परेचर पे अनसैचुरेटेड थी, डिक्रीज टेम्परेचर पे सैचुरेटेड हो जाएगी, तो उसे ही बोलते हैं दैट टेम्परेचर। यानी कि जिस टेम्परेचर पे वो सैचुरेटेड हो गई उसे कहेंगे हम दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो देख लो अब 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना? 49 ग्राम लगता है, मगर अब हम बोलते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस है और उसमें कितना है वाटर वेपर है? 49 ग्राम ही। 49 को हम घटाते जाएंगे और 40
50 को घटाते जाएंगे और 40 तक आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया इसका ड्यू पॉइंट। द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और वेपर कंटेंट हम कौन से क्वांटिटी में मेजर करते हैं? हमेशा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन क्या है देख लो, ये भी पूछा जाएगा आपको, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, व्हाट इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? तो द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या मास ऑफ वेपर, कितनी ज्यादा वेपर है इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, यूनिट वॉल्यूम यानी कि एयर में कितनी ज्यादा मास ऑफ वेपर है, उसे बोलेंगे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जनरली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन केजी पर मीटर क्यूब। क्यों? मास का यूनिट होता है केजी और पर वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, इसलिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का यूनिट आ गया केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, द फीलिंग ऑफ ह्यूमिड एंड dry nature of air not only depends on amount of vapor in the air but also depend on how close that amount is making their air saturated with the vapor. It means that it depends on temperature of air also. यानी कि feeling of humid or dry is depend on amount of vapor. फर्स्ट वन क्या है? अमाउंट ऑफ वेपर पे डिपेंड होगा, और सेकेंड वन टेम्परेचर ऑफ एयर, यानी कि टेम्परेचर ऑफ एयर ज्यादा रहेगा तो हमें ड्राई फील होगा, टेम्परेचर ऑफ एयर कम होगा तो हमें ह्यूमिड फील होगा, अमाउंट ऑफ वेपर ज्यादा होगा तो हमें ह्यूमिड फील होगा, अमाउंट ऑफ वेपर कम होगा तो हमें ड्राई। तो यही मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देख लो ड्राई के लिए क्या कंडीशन होगी और ह्यूमिड के लिए क्या कंडीशन होगी। ड्राई के लिए वेपर कम होना चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, और ह्यूमिड कब होता है? वेपर ज्यादा होने के कारण, नहीं तो टेम्परेचर कम होने के कारण। ये भी एक लेफ्ट कॉलम में आप लिख के ले लो। देन नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ एयर फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड अ टेम्परेचर। गिवन वॉल्यूम और टेम्परेचर पे कितनी भी रहने दो एक्चुअल मास ऑफ वेपर, डिवाइडेड बाय दैट इज टू द रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड करना है विद द वेपर एट टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे हमें उस एयर को सैचुरेटेड करना है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन कंटेंट, यानी कि अब भी कितना है उस एयर में वाटर वेपर, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्या कितना चाहिए जिसकी वजह से वो सैचुरेटेड हो सके, इसका रेशियो हम बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का भी आपको डेफिनेशन एंड फॉर्मूला लिख के रखना है। देन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज 100%। ड्यू पॉइंट के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 100%, यानी कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड जितना चाहिए था सैचुरेशन के लिए वो सेम होता है, इसके लिए 100%। अब देन इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60 डिग्री वी फील द एयर इज ह्यूमिड। 60 डिग्री से ज्यादा होगा तो ह्यूमिड होगी, 60 डिग्री से कम होगा तो एयर ड्राई होगी, इतना आसान है। देन during winter season you may have observed a white trail of back of the flying planer in a clear sky। हमें जो धुआं होता है एरोप्लेन का, तो विंटर में हमें ज्यादा देर तक वो धुआं दिखाई देता है, उसका एक ट्रेल यानी कि स्ट्रिप ऐसी तैयार होती है प्लेन के बैक। एज अ प्लेन फ्लाइज द वेपर रिलीज बाय द एरोप्लेन इंजन कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स। अब क्यों होता है? तो जब प्लेन फ्लाई होता है तो जो वेपर होती है कंबशन के वजह से एरोप्लेन के, वो क्या होती है? डायरेक्टली कंडेंस होता है क्योंकि एयर टेम्परेचर कम होता है इसकी वजह से, और कंडेंसेशन के बाद उस वेपर के क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स, और वही हमें दिखाई देते हैं जो कि हम बोलते हैं जो व्हाइट कलर्स के पट्टे दिखते हैं एरोप्लेन के नीचे वो। इफ द सराउंडिंग एयर हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट मेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अ व्हाइट ट्रेल। और जो व्हाइट ट्रेल होता है अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा समय तक रखता है ये व्हाइट ट्रेल। और सेकेंड कंडीशन होगी इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर इज लेस, और अगर लेस होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब कम है, आइदर साइज ऑफ ट्रेल में बी स्मॉल, तो जो हमें व्हाइट पैच दिखाई देता है एरोप्लेन के नीचे वो छोटा दिखाई देगा, यानी कि छोटा फॉर्म होगा, और इट मे नॉट बी गेट फॉर्म, नहीं तो फॉर्म भी नहीं होगा। तो आपको एक व्यू रीजन में आता है विंटर में हमें फ्लाइंग प्लेन के नीचे बैक में व्हाइट ट्रेल क्यों दिखाई देता है। देन नेक्स्ट, through these two observations we sense the presence of water vapor in the atmosphere। अब इन दोनों एग्जांपल की वजह से हमें ये तो मालूम हो गया कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होती है। When air cools due to decrease in temperature it becomes saturated with water vapor। टेम्परेचर कम होगा तो वाटर वेपर
के यानी कि बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर क्या होगा, एयर सेचुरेटेड होगा। एज अ रिजल्ट द एक्सेस वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। और जब एयर टेम्परेचर कम हो गया तो उसका क्या होगा, जो वाटर वेपर था उसका कंडेंसेशन चालू हो गया, यानी कि उसकी वजह से टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, छोटे छोटे बूंदे तैर होंगी। द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज डिसाइडेड बाय व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। सो ड्यू पॉइंट किसके ऊपर डिसाइड करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। देन अब यूनिट ऑफ हीट, तो ये भी हमें याद रखना है और उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। सो देख लो, यूनिट ऑफ हीट, द यूनिट्स ऑफ हीट आर जूल इन एसआई यूनिट एंड कैलोरी इन सीजीएस यूनिट। यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में जूल में मेजर करते हैं हीट, और सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड सिस्टम में हम कैलोरी में यूज करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट इन एसआई, और अब 1 कैलोरी हीट कितनी होती है, 1 जूल का तो हमने बताया हमें, मगर 1 कैलोरी हीट कितनी होती है वो देखते हैं। देख लो, द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वाटर लेना है और उसका 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसके लिए कितनी हीट लगती है, उसे बोलते हैं हम 1 कैलोरी हीट। मगर 1 डिग्री सेल्सियस की रेंज हमेशा यही होनी चाहिए 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अब एक कैलोरी हो गई, 1 किलो कैलोरी के लिए सेम, द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम की जगह 1 kg लिखना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी। सिर्फ चेंज कहां पर है, 1 ग्राम की जगह 1 kg। और इट इज क्लियर दैट 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 किलो यानी कि 1000 और कैलोरी एज इट इज। देन इफ वी हीट 1 kg ऑफ वाटर in a different temperature range other than 14.5 to 15.5। अब आप बोलोगे यहाँ पे 14.5 से 15.5 तक ही क्यों लेना है, दूसरा भी कर देंगे 0 to 1, 1 to 2, ये भी 1 डिग्री का ही है, मगर यही क्यों लेना है, तो उसका रीजन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड भी स्लाइटली डिफरेंट। तो अमाउंट ऑफ हीट जो जितनी लगेगी हीट 1 डिग्री सेल्सियस राइज होने के लिए वो जरा सी अलग हुई। इट इज देयरफॉर इसेंशियल टू डिफाइन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज। तो इसलिए हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज डिफाइन करना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यूनिट ऑफ हीट इसमें मेजर होता है। कैलोरी एंड जूल आर रिलेटेड बाय फॉलोइंग रिलेशन, और कैलोरी और जूल का रिलेशन देख लो अब क्या है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितने होते हैं, कितने जूल होते हैं, 4.18 जूल होते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। अब इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट यानी कि जूल नामक जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में हम पता करते हैं थोड़ा। जेम्स Percost Joule 1880 to 1889, he was the first person to show that kinetic energy of tiny particles of matter appear as heat energy। इन्होंने पहली बार बता दिया कि जो टाइनी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में अपीयर होती है, एंड आल्सो द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और इन्होंने बता दिया है कि एनर्जी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं हम। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Conversion of heat energy to work gives the first law of thermodynamics। और इन जूल साइंटिस्ट के काम की वजह से कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी, ये जो थर्मोडायनेमिक्स का रूल है, फर्स्ट रूल, ये इनके कारण बना। द यूनिट ऑफ हीट इज कॉल्ड जूल आफ्टर हिम। तो इनके इस सारे कंट्रीब्यूशन के लिए हमने यूनिट ऑफ हीट इनके नाम पे रख दिया है जूल। तो ये था हमारा इस चैप्टर का पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।